ये टैमी ओल्डहैम की ज़िंदगी की एक सच्ची सर्वाइवल कहानी है जिसमें आप ये जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक विशाल समंदर में फंसकर ज़िंदगी और मौत से। शुरुआत में एक लड़की को एक यॉट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये लड़की बेहोश होती है और अगले पल इस लड़की को होश आता है। ये लड़की जल्दी जल्दी यॉट के ऊपर आती है। यॉट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इस लड़की का नाम टैमी होता है और टैमी जोर जोर से रिचर्ड नाम के लड़के को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन रिचर्ड का कुछ पता नहीं होता, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ये यॉट इस वक्त समंदर के बीचों बीच है और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी 5 महीने पीछे, जहाँ पर इसी लड़की को यानी कि टैमी को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पर आई है। इस आइलैंड का नाम तहीती है। तहीती आइलैंड पर उससे पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो। वो कहती है कि मैं वही करती हूँ जो मुझे अगली जगह जाने के पैसे दे दे, यानी कि इसका कोई भी ठिकाना नहीं है और फिलहाल वो तहीती आइलैंड पर है। वैसे वो रहने वाली कैलिफोर्निया की है, लेकिन अब वो दुनिया देखना चाहती है। तहीती आइलैंड पर उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम रिचर्ड होता है और वो एक ब्रिटिश सेलर है। रिचर्ड टैमी को रात को डिनर पर इनवाइट करता है। टैमी रात को उसके यहाँ पर डिनर करने के लिए जाती है और जब वो रिचर्ड की फ़ोटोज़ देखती है तो पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि रिचर्ड ने बहुत दूर दूर की बहुत लंबी यात्राएं की होती है। टैमी रिचर्ड से पूछती है, क्या तुम्हें अकेले इतनी लंबी यात्राएं करना अच्छा लगता है? रिचर्ड कहता है कि बिल्कुल नहीं। समंदर में कुछ दिनों बाद आप काले पड़ जाते हो, आप भूखे रहते हो, हमेशा गीले रहते हो, आपकी नींद कभी पूरी नहीं होती और बहुत ही जल्द आपको हेल्यूसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक तरह का भ्रम होना शुरू हो जाता है। टैमी पूछती है, फिर तुम्हें करते क्यों? रिचर्ड कहता है कि ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब आप समंदर के बीचों बीच होते हो तो आपको दूर क्षितिज दिखता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आपका एक बार फिर से जन्म हुआ है। वहाँ समंदर के बीचों बीच आप, हवा और आपकी बोट होती है जो समंदर और हवा को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ रही होती है। टैमी कहती है कि मैं भी समंदर के बीचों बीच तुम्हारे साथ इस अनुभव को करना चाहती हूँ और अगली बार रिचर्ड टैमी को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर टैमी रिचर्ड के साथ बहुत एंजॉय करती है। उसे जर्नी बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं और इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और एक दिन रिचर्ड को और टैमी को एक कपल मिलता है जो कि रिचर्ड को पहले से जानते हैं और वो रिचर्ड को कहते हैं कि हमारा एक यॉट है जो तुम्हें यहाँ से सैंटियागो यानी कि कैलिफोर्निया ले जाना है और वापसी में तुम्हें हम प्लेन की फर्स्ट क्लास की टिकट देंगे और साथ ही साथ इस काम के हम आपको $10,000 देंगे, जो कि रिचर्ड के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर होता है। रिचर्ड उनसे रिक्वेस्ट करता है, क्या आप वापसी की 2 फर्स्ट क्लास की प्लेन की टिकट करवा सकते हैं, क्योंकि वो टैमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है और वो इस बात के लिए मंजूर हो जाते हैं। रिचर्ड उन्हें कहता है कि बहुत जल्दी हम कैलिफोर्निया के लिए निकल जाएंगे, पर इस बात से टैमी खुश नहीं होती। वो रिचर्ड को कहती है कि मैं अपने घर की दिशा में नहीं जाना चाहती। रिचर्ड कहता है ठीक है, मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा। टैमी कहती है कि नहीं, तुम्हें अकेले जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ तब जाकर तुम मुझे मिली हो और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दरअसल रिचर्ड और टैमी अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिचर्ड की ये बात सुनने के बाद टैमी उसके साथ जाने के लिए मंजूर हो जाती है और बहुत जल्द ये दोनों के दोनों उस यॉट को लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब ये समंदर के बीचों बीच होते हैं तो रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसे एक रिंग भी पहनाता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई होती है। टैमी रिचर्ड को शादी के लिए हाँ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करती है। अब अगली सुबह जब ये कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी एक पक्षी उड़ता हुआ इनके यॉट पर आ जाता है। उस पक्षी को देखकर ये दोनों के दोनों हैरान होते हैं क्योंकि ये दोनों तट से बहुत दूर हैं और इतना छोटा पक्षी इतनी दूर उड़कर नहीं आ सकता। टैमी रिचर्ड से पूछती है, इतना दूर आया कैसे? रिचर्ड कहता है शायद हवा के तेज झोंकों से यहाँ तक पहुँच गया हो। टैमी कहती है कि हमें चिंता करनी चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं रेडियो पर बात कर कर आता हूँ और वो नीचे जाकर रेडियो पर बात करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि जिस रास्ते की तरफ वो जा रहे हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा हरिकेन आने वाला है। रिचर्ड इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। टैमी उसे कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और जब ये तूफान हरिकेन निकल जाए उसके बाद हम अपने रास्ते की तरफ जा सकते हैं और ये ऐसे ही करते हैं।
लेकिन रात होते होते इनका यॉट हरिकेन में पूरी तरह से फंस जाता है। यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें होती है जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था। रिचर्ड टैमी को बोलता है कि तुम यॉट के अंदर यानी कि यॉट के नीचे जाओ। हालांकि टैमी नहीं जाना चाहती, लेकिन रिचर्ड उसे ज़बरदस्ती नीचे भेज देता है और तभी इनका यॉट एक बहुत बड़ी लहर से टकराता है, जिस वजह से इनके यॉट के अंदर पानी आ जाता है। साथ ही साथ रिचर्ड भी समंदर में गिर जाता है और यॉट के अंदर टैमी भी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके सिर पर गहरी चोट आई होती है। और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि यॉट के अंदर पानी भरा हुआ है। वो यॉट के ऊपर आती है और रिचर्ड को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, पर रिचर्ड का कुछ पता नहीं चलता, वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी और अब कहानी फ्लैशबैक से यानी कि पास्ट से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर टैमी रिचर्ड के लिए पूरी तरह से परेशान है। वो दूरबीन से दूर दूर तक देखती है, लेकिन उसे कहीं कोई शिप नहीं दिखता और ना ही उसे कोई किनारा दिखता है। इसके बाद वो रेडियो से किसी से संपर्क करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता और इस बात से टैमी पूरी तरह से हताश हो जाती है और वो वही यॉट के ऊपर लेट जाती है। वो बहुत बुरी तरह जख्मी है, इसीलिए उसकी आंख लग जाती है और जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि यॉट के ऊपर जो छोटी नाव थी, जो सेफ्टी बोट थी, वो वहाँ पर नहीं होती। और जब वो दूरबीन से देखती है तो वो बहुत दूर होती है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड उसी के ऊपर है और अब वो किसी भी हालत में वहाँ तक जाना चाहती है। इसीलिए वो यॉट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यॉट स्टार्ट नहीं होता। अब टैमी तैरकर ही उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर रिचर्ड है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है वो देखती है कि यॉट उससे दूर जाना शुरू हो जाता है और वो किसी भी कीमत पर यॉट को नहीं खो सकती, इसीलिए उसे वापस आना पड़ता है। यॉट का सेल टूट चुका होता है और साथ ही साथ यॉट कई जगहों से क्रैक भी होता है जहाँ से पानी अंदर आ रहा होता है, इसीलिए सबसे पहले वो उन जगहों पर टेप लगाती है। इसके बाद वो यॉट के अंदर जाती है और वहाँ पर जितना भी पानी भरा हुआ होता है वो सारे पानी को पंप से बाहर निकालती है और अब उसे किसी भी कीमत पर सेल को लगाना होगा, तभी वो रिचर्ड तक पहुँच सकती है। सबसे पहले वो उस पोल को फिक्स करती है जिसके ऊपर उसे सेल लगाना है। इस पोल को फिक्स करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फाइनली वो इसे फिक्स कर लेती है। इसके बाद वो सेल को भी लगा देती है और अब उसका यॉट पानी में बहना शुरू हो जाता है और वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर रिचर्ड एक छोटी सी नाव के ऊपर है, लेकिन ये नाव उल्टी होती है, इसीलिए रिचर्ड यहां पर फंसा हुआ होता है। साथ ही साथ वो बहुत बुरी तरह से जख्मी भी होता है, वो तैर नहीं सकता, इसीलिए टैमी समंदर में जाकर उसे अपने साथ यॉट तक ले आती है, लेकिन वो यॉट के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, इसीलिए टैमी उसे रस्सी से बांधती है और बहुत मुश्किल से उसे यॉट के ऊपर खींच लेती है। रिचर्ड का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है, वो उसके पैर पर पट्टी बांधती है, पर अभी भी रिचर्ड की हालत बहुत ख़राब है, वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा होता। और जब टैमी उसकी टी शर्ट को ऊपर करके देखती है तो वो देखती है कि उसकी रिब्स भी टूट चुकी होती है, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। अगले 2 दिनों तक ये इसी तरह समंदर में फंसे रहते हैं, क्योंकि टैमी ने जो यॉट पर सेल लगाया होता है वो इतना बड़ा नहीं होता जो इनकी यॉट को स्पीड दे सके और ना ही ये अपनी यॉट को दिशा दे सकते हैं। और जब ये अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगाते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये अपने रूट से बहुत दूर है और ये उस जगह पर है जहाँ से कोई भी शिप नहीं गुजरता, ना ही आसपास कोई किनारा है, यानी कि ये इस समंदर में अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। इस बात से टैमी परेशान हो जाती है, वो कहती है कि हम यहीं मर जाएंगे। रिचर्ड उसका हौसला बांधता है, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। लेकिन जिस स्पीड से ये जा रहे होते हैं, इस स्पीड से इन्हें कैलिफोर्निया पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि उस तरफ हवा बहुत धीरे चल रही होती है। इसीलिए टैमी कहते हैं कि हमें वहाँ न जाकर हमें हवाई की तरफ जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि ऐसा करना रिस्की होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सफ़र 500 मील और बढ़ जाएगा। लेकिन टैमी उस तरफ जाना चाहती है क्योंकि हवाएं उसी तरफ की होती है, इसीलिए अगर ये उस तरफ जाते हैं तो इनका यॉट पानी में और भी तेज़ी से बहेगा। ये फैसला करते हैं कि अब ये हवाई की तरफ जाएंगे, इसीलिए ये अपना यॉट उस तरफ मोड़ लेते हैं और अगले कुछ दिनों तक ये हवाई की तरफ बढ़ते रहते हैं और इन्हें अब एहसास होता है कि बहुत जल्द इनका खाना और पानी दोनों ख़त्म हो जाएंगे। इनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना और पानी
है, पर हवाई पहुंचने में इन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए रिचर्ड टैमी से कहता है कि हमें नेचुरल प्रोटीन लेना पड़ेगा, यानी कि मछलियों को मार कर खाना पड़ेगा। पर टैमी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है और वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहती। पर वो ये सच्चाई भी जानती है कि अगर वो समंदर के अंदर जाकर मछलियों को मार कर नहीं लाई तो ये दोनों हवाई पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। इसीलिए वो पानी के अंदर जाती है और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। इसीलिए वो बिना मछली पकड़े ही वापस आ जाती है। इनके पास पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन किस्मत इनका यहाँ पर साथ देती है और बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये आज 18 दिनों के बाद जी भर कर पानी पीते हैं और साथ ही काफ़ी पानी जमा भी कर लेते हैं। लेकिन चाहे ये कितना भी पानी जमा कर लें, यहाँ से निकलना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और इसी तरह इस विशाल समंदर में सफ़र करते करते आज इन्हें पूरे 29 दिन हो जाते हैं। अब इनका पानी, खाना सब कुछ खत्म होने वाला है। ये पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन तभी इनको एक उम्मीद दिखती है। इनकी यॉट के सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आता है। टैमी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसे लगता है कि अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो फ्लेयर गन भी चलाती है, पर इनके फ्लेयर गन के शॉट को और इनकी यॉट को कोई भी नहीं देखता और कुछ ही पलों में वो कार्गो शिप इनकी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। इस बात से टैमी पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे अब लगता है कि वो यहीं पर मर जाएंगे। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते, पर ये इंतज़ार के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन टैमी जब रिचर्ड के घाव के ऊपर से पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि उसके पैर का घाव अब पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वो पक चुका है। साथ ही साथ उसे बहुत तेज़ फीवर भी होता है। यहाँ पर इन्हें इस बात का भी अंदेशा हो जाता है कि एक बार फिर से बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और इस बार ये तूफान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि सिर्फ तेज़ हवाएं चलती है, इस बार तूफान नहीं आता। पर बिना तूफान के भी इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। टैमी रिचर्ड से रात भर बातें करती है। वो उसे बताती है कि बचपन में कैसे उसके पिता उसे घुमाने के लिए ले जाते थे, पर वो अचानक कभी भी गायब हो जाते थे, और कैसे जब वो 10 साल की हुई तो उसके दादा दादी उसके पिता को उससे मिलने नहीं देते थे। इस वजह से उनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। अगली सुबह जब टैमी सो रही होती है तो रिचर्ड उसे उठाता है। टैमी कहती कि अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो। और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पे रिचर्ड नहीं होता। दरअसल रिचर्ड उसके साथ कभी था ही नहीं। जब तूफान आया था तो रिचर्ड उसी तूफान में बह गया था। उसके बाद उसे वो कभी नहीं मिला। ये सिर्फ उसकी कल्पना थी जो उसके साथ रिचर्ड के रूप में इतने दिनों से थी, और अब उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही साथ वो समंदर के अंदर अब मछली पकड़ना भी सीख गई है, क्योंकि अगर वो मछली नहीं खाएगी तो वो जिंदा नहीं बच सकती। वक्त बीतता है और उसे 41 दिन हो जाते हैं। 41 दिनों में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और जब वो सारी उम्मीदें छोड़ देती है तभी उसकी यॉट की तरफ एक पक्षी आता है, और उस पक्षी को देखकर उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अगर उसकी यॉट पर पक्षी आया है इसका मतलब आसपास ही कहीं पर कोई ना कोई किनारा है। और जब वो दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा दिख जाता है। साथ ही साथ पानी में उसे एक शिप भी दिखता है, जिस तरफ वो फ्लेयर गन चलाकर उन्हें इंडिकेशन देती है कि वो यहाँ पर है, उसे मदद की ज़रूरत है। ये एक जैपनीज शिप होता है। इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है और वो शिप वाले उसकी फ्लेयर गन के शॉट को देख लेते हैं, और चंद ही पलों बाद वो उसके सामने होते हैं। वो ऊपर से उसके लिए नीचे खाना और पानी भेजते हैं, और इसके बाद वो उसके यॉट को अपने शिप से खींचकर किनारे पर ले जाते हैं। जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है तो वापस तहीती आती है, वहीं पर जहाँ पर वो रिचर्ड से मिली थी, और वो उसकी बोट के अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी और रिचर्ड की कई सारी फ़ोटोज़ होती हैं, जिन्हें देखकर उसके मन में अतीत की बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है, और वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। उसे बहुत रोना आता है, और अंत में वो समंदर के किनारे जाती है, और जो अंगूठी रिचर्ड ने उसे पहनाई थी वो उसी की याद में समंदर में उसे बहा देती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये टैमी की ज़िंदगी की सच्ची कहानी थी। जब उसके साथ ये हादसा हुआ था तो उसकी उम्र 24 साल थी, और वो 41 दिनों तक समंदर में अकेली रही। अंत में हमें टैमी की और रिचर्ड की कुछ असली फ़ोटोज़ भी दिखाई जाती हैं। तो ये थी पूरी कहानी।